आहे! उसकी चीख हवा में गूंज उठी। उसकी ताकत एकदम से बदल गई। सुपर सोल मोड के सक्रिय होते ही आर्यन के खून की तरह लाल बाल सुनहरे हो गए, जैसे जलते अंगारों की लपटें हवा में लहरा रही हों। उसके शरीर में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन उसकी शक्ति उसके पुराने शरीर से भी अधिक प्रबल हो गई थी। उसकी हर काली हड्डी मानो जल रही हो और बिना कोई शक्ति छोड़े ही उसका शरीर हवा में तैर उठा, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर उठा रही हो। आर्यन के दोनों हाथों में और मुंह में 3 ब्लेड आ गए। उसने हमला किया। 3 भयानक वार सीधे आकाश को चीर गए। हवाएं कांपने लगी चारों ओर, जैसे कुछ फटने लगा हो। और तभी सिस्टम की आवाज आई, बधाई हो आर्यन, तुम्हें कालसौल आभा की समझ प्राप्त हुई है। आर्यन चौंक गया। उसे यह आभा हमेशा से चाहिए थी। वो लकी ड्रॉप में बैंगनी रंग की रोशनी में छिपी होती थी, जो सबसे कीमती चीज का संकेत था। क्या सच में? सिस्टम, तू तो बाप निकला। आर्यन खुशी से उछल पड़ा। उसने फौरन नई ताकत की जांच की। स्किल कालसौल आभा, स्तर ताक 10 सितारे। विवरण 1, सुपर सोल मोड और काल अस्थि बंधन के मेल से बनी ये आभा बहुत ही खतरनाक हमला करती है। अगर सामने वाला दुश्मन आर्यन से 3 स्तर नीचे हुआ तो वह सीधे बेहोश हो जाएगा। विवरण 2, यह आभा भारी दबाव को झेलने की शक्ति देती है। विवरण 3, जब यह आभा सक्रिय होती है तो बड़े बड़े योद्धा भी घुटनों पर आ सकते हैं। आर्यन जोर जोर से हंसने लगा। यही चाहिए था, यही तो असली मजा है। अब रुकने का सवाल ही नहीं। उसने फिर से अपनी तकनीकों का अभ्यास शुरू कर दिया। 18 हॉल्स, स्वर्गसार कुल। अब देखो कौन किसे पछाड़ता है और कौन किसे मिट्टी में मिला देता है। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। तुम सब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें एक एक करके चीर दूंगा। अब महाविद्यालय में उसके लिए कुछ भी नया नहीं बचा था, ना कोई बीस्ट, ना कोई मिशन। अब अगर उसे अपनी ताकत बढ़ानी थी तो बस एक ही रास्ता बचता था, अपनी तकनीकों को और धारदार बनाना। डार्क ड्रैगन, गॉड स्लैश, सोम सूत्र, सुपर सोल मोड, काल अस्थि बंधन, इन सब तकनीकों का वो बिना थके दिन रात अभ्यास कर रहा था। हॉल की बड़ी प्रतियोगिता में अब 1 महीने से भी कम वक्त बचा था। आर्यन का लक्ष्य साफ था, हर दिन हर पल खुद से और ज्यादा शक्तिशाली बनना। इतना कि पिछले दिन का वो खुद आज के सामने बौना लगे। काल अस्थि बंधन की शक्ति लगातार उसके शरीर पर गहरा असर डाल रही थी। दर्द देती तोड़ती पर आर्यन रुका नहीं। उसने सब सहा, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना था। अंत में जब डेविल गॉड स्पेस का समय खत्म हुआ तो वो बाहर निकला, लेकिन उसने आराम नहीं किया। वो सीधे ध्यान में बैठ गया, आंखें बंद की और उस हर एहसास को खुद में समेटने लगा जो उसने उस स्पेस में जिया था। एक पूरी घड़ी बीत गई। फिर आर्यन ने 2 घंटे आराम किया। इस बीच बाहर हल्की रोशनी फैलने लगी थी। सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरणें धरती को जगाने लगी थीं। अब आर्यन अपने आंगन में बैठा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, स्वॉर्ड सेंस एक ऐसी कला है जिसमें दुश्मन को आंखों से नहीं बल्कि स्वॉर्ड इंटेंट से देखा जाता है। ये तुम्हें दुश्मन की 3 कमजोरियों की तरफ ले जाता है। हर वार पहले से ज्यादा असरदार होता है। आखिरी वार सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें पहले 2 वारों की पूरी ताकत जुड़ जाती है। अगर तुम्हें एक ही वार में दुश्मन को गिराना है तो पहले दोनों वार बिल्कुल सटीक और तेज होने चाहिए। आर्यन की बातें एकदम शांत लहजे में निकल रही थीं। औजा उसे ध्यान से सुन रही थी। एस्फीरा भी पूरी लगन से सुन रही थी और रीवा भी एकदम गंभीर थी। सिर्फ एक दिन में इन तीनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। अब ये तीनों एक दूसरे की पक्की साथी बन गई थीं। आर्यन के लिए अब किसी एक को अलग से समझाना मुश्किल था, क्योंकि तीनों ने एक साथ मिलकर एक टीम बना ली थी। आर्यन ने फिर कहा, और एक बात चाल, ये चाल तो जैसे स्वॉर्ड सेंस तकनीक के लिए ही बनी हो। इसकी अजीब और उलझाने वाली चाल तुम्हें तलवार की असली ताकत से जोड़ती है। जब भी स्वॉर्ड सेंस तकनीक सीखनी हो, इसे साथ में सीखना चाहिए। फिर आर्यन ने पास से एक पतली सी टहनी उठाई और बोला, अब ध्यान से देखो। उसने उस टहनी को हाथ में लिया और जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा डाली, उसका शरीर हवा में एक धुंधली सी परछाई की तरह हिलने लगा, कभी बाएं कभी दाएं, जैसे वो किसी एक जगह टिकी नहीं रहा हो। उसी दौरान में उसकी चाल चल रही थी। उसकी टहनी तलवार की तरह हवा में वार कर रही थी। हर वार बिल्कुल सटीक था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य कला हो। औजा उसकी हर हरकत को अपनी आंखों में उतार रही थी। उसके दिल में एक गहरा भाव आया, शुक्रिया। आर्यन ने उसे उम्मीद दी, एक नया रास्ता दिखाया था जो उसे पहले कभी नजर नहीं आया था। आधे मिनट में आर्यन ने अपनी ऊर्जा वापस खींच ली और बोला, ठीक से देखा ना? अगर और कुछ नहीं है तो ट्रेनिंग जारी रखो। अब उसकी आवाज़ में थोड़ी सख्ती थी, जैसे कोई सच्चा शिक्षक बोल रहा हो। फिर वो औजा से बोला, मेरे कमरे में चलो, ज़रा बात करनी है। औजा चौंक गई। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई और वो धीरे से बोली, क्यों? कमरे में क्यों? एस्फीरा भी चौंक गई। आर्यन, तुम क्या करने जा रहे हो? रीवा भी फौरन बोल पड़ी, भाई दिन का उजाला है, इतनी गंदी हरकत अब दिन में ही करने लगे हो? मैं? ओह भगवान! आर्यन एकदम घबरा गया। तुम लोग हर वक्त इतना उल्टा क्यों सोचते हो? थोड़ा तो दिमाग साफ रखो। मैं औजा को सिर्फ एक ज़रूरी काम के लिए बुला रहा हूँ।
उसे लगा जैसे तीनों का डर यही है कि वो ओजा को कमरे में ले जाकर कुछ गलत कर देगा। हालांकि सच ये था कि इन तीनों में से सिर्फ ओजा ही ऐसी थी जिस पर आर्यन की नज़र अटकती थी। उसके अंदर एक गहराई थी, एक ऐसा आकर्षण जो किसी को भी खींच ले। लेकिन फिर भी आर्यन का मन अभी वैसा नहीं था। एस्फीरा की आंखें झुक गईं, उसे महसूस हुआ कि उसने गलत समझा। रीवा ने हंसते हुए जीभ बाहर निकाली, अगर काम है तो हम भी साथ चलेंगे। पता तो चले तुम कितने पवित्र हो। सुना है पहले कभी शैडोब्लेड हॉल में किसी ने ओजा को जबरदस्ती चूम लिया था। ओजा का चेहरा और भी लाल हो गया। आर्यन ने सिर पकड़ लिया, तुम सबसे ज्यादा गंदी सोच रखती हो रीवा। और फिर वो तीनों को साथ लेकर कमरे की तरफ चला गया। कमरे में पहुंचकर वो गंभीर हो गया, मुझे सजा मिली है तो अब मैं सब चक्र महाविद्यालय से बाहर नहीं जा सकता। ओजा, तुम पहले एक मास्टर रह चुकी हो, भले ही अब हॉल से निकाली जा चुकी हो, पर तुम्हारा दर्जा वही है। तुम बाहर जा सकती हो। मैं चाहता हूं कि तुम नक्षत्र नगर जाओ। वहां मेरी बहन मेघना है जो शिवगिरी संघ की मालिक है। उससे कहना कि अर्कराज कुल में अपने किसी भरोसेमंद आदमी को भेजे। वहां के सारे हकीम और जितनी भी जड़ी बूटियां हैं सबको नक्षत्र नगर ले आएं। जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि अब बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत कम समय है। आर्यन की आवाज़ में ठोस फैसला था और उस फैसले के पीछे एक आने वाले तूफान की आहट भी। पहले तो उसका इरादा था कि वेदिका जाकर ये सब संभालेगी, पर वह अभी ट्रेनिंग में थी। इसीलिए मजबूरी में उसे मेघना से कहना पड़ा कि वो किसी को भेज दे जो ये सब देख सके। बोलते हुए आर्यन अपनी आखिरी आत्मविस्फोटक पिल निकाली और कहा, यही मेरी पहचान होगी। फिर उसने ओजा से कहा, और हाँ, मेरी बहन को बताना कि पश्चिमी मरुभूमि से कुछ लोग आने वाले हैं, वो सब मेरे दोस्त हैं। उन्हें पूरा आदर सत्कार मिलना चाहिए। उसे लग रहा था कि एजकांत और बाकी साथी अब तक पहुंचने ही वाले होंगे। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक हॉल प्रतियोगिता लग रही थी, लेकिन हकीकत में ये आर्यन की स्वर्गसार कुल से दूसरी लड़ाई थी। पहली लड़ाई वो जीत चुका था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी, खासकर शिवगिरी संघ के लिए जो लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। नक्षत्र नगर में उनका कारोबार रुक सा गया था। इस बार आर्यन का इरादा उन्हें पूरी तरह मिटा देने का था। उसे न सिर्फ प्रतियोगिता जीतनी थी बल्कि उनके व्यापारिक गठबंधन को भी तोड़ना था। फिर आर्यन ने एक तीसरे स्तर का राक्षसी क्रिस्टल निकाला और कहा, इसे मेरी बहन को देना और कहना कि इसकी खबर पूरे नगर में फैला दे। मैं इस राक्षसी क्रिस्टल की मदद से प्रतियोगिता में बवाल मचाने वाला हूँ और प्रतियोगिता के अगले दिन एक नीलामी होनी चाहिए जिसमें ये क्रिस्टल हो और साथ में। वो थोड़ा रुका, फिर बोला, और मूनशेडो स्वॉर्ड का एक टुकड़ा भी। मूनशेडो स्वॉर्ड अमृतद्वीप की एक सर्वोच्च दिव्यास्त्र मानी जाती थी। उसका टूट जाना और खो जाना सभी के लिए बहुत दुख की बात थी। पहले तो आर्यन मोनाक कवच से चर्चा बनाना चाहता था, लेकिन उसकी पहचान इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन मूनशेडो स्वॉर्ड का नाम वो तो पूरे इलाके में तहलका मचा सकता था। शायद इसी बहाने उसके बचे हुए 2 टुकड़े भी किसी के पास से निकल आएं। उसके पास उसका खाका था, उसे बस 2 टुकड़े चाहिए थे और एक स्वॉर्ड दिल, फिर मूनशेडो स्वॉर्ड को दोबारा बनाया जा सकता था। नावेद की स्वर्ग विच्छेदक तलवार या फिर स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी, दोनों उसके सामने कुछ भी नहीं थी। वैसे आर्यन के पास अब भी एक दिव्यास्त्र था, ड्रैगन लांस। वो ऐसा अस्त्र था जो किसी भी ताकत को खत्म कर सकता था। ओजा ने सब कुछ ध्यान से सुना और सिर हिलाकर बोली, ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। वो सारा सामान लेकर तुरंत नक्षत्र नगर की तरफ रवाना हो गई। उधर एस्फीरा आर्यन को गौर से देख रही थी। ये पहली बार था जब वो किसी लड़के को इतने ध्यान से देख रही थी। वो उसे इस समय बहुत अलग लग रहा था। जब वो गंभीर होता था तब कुछ और ही नजर आता था। उसने धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारी किसी मदद आ सकूं तो बताना। आर्यन ने जवाब दिया, मुझे हर तरह की जड़ी बूटियों की ज़रूरत है। मुझे एक ऐसी पिल बनानी है जो कोई और ना बना सके। अभी तक अर्कराज कुल के लोग नहीं पहुंचे थे और जड़ी बूटियों की कमी आर्यन के लिए बड़ी रुकावट थी। उसे अपने औषध निर्माण कौशल में एक नई छलांग लगानी थी। अब आम पिल काम नहीं आने वाली थी। स्वर्गसार कुल में वैसे भी कई ऊंचे दर्जे के हकीम थे। उसे एक ऐसी पिल बनानी थी जो सबके लिए चौंकाने वाली हो। ऐसी पिल जो स्वर्गसार कुल भी ना बना सके। यही वो चीज़ होगी जिससे शिवगिरी संघ दोबारा खड़ा हो पाएगा। एस्फीरा थोड़ी चौंकी, क्या तुम पिल प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे? आर्यन ने सिर हिलाया, हाँ। रीवा ने चकित होकर पूछा, बड़े भाई आप पिल बनाना भी जानते हो? आर्यन हंस पड़ा, बड़ा भाई बहुत कुछ जानता है। रीवा की आंखें और भी चमक उठीं। अब उसमें आर्यन के लिए और भी ज्यादा सम्मान आ गया था। 1 महीना भी नहीं बचा था और आर्यन को बहुत कम वक्त में हर तरफ से खुद को तैयार करना था। खासकर औषधियों में उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचना था। लेकिन वो अभी भी सोच में था। कोई खास पिल दिमाग में नहीं आ रही थी। तभी एस्फीरा ने उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है, जड़ी बूटियों की जिम्मेदारी मेरी। उसी पल आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, पूर्वज, क्या कोई तरीका है जिससे मैं डार्क वर्ल्ड की पिल्स यहाँ बना सकूं? हर दुनिया का स्तर अलग होता है और डार्क वर्ल्ड का स्तर यहाँ से कहीं ऊंचा था।
तो इसका मतलब साफ था कि वहाँ की पिल्स भी ज़्यादा ताकतवर होंगी। आर्यन के सवाल पर पूर्वज रुद्रदेव ने बड़ी शांति से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, डार्क वर्ल्ड की पिल वैसे की वैसे यहाँ नहीं बन सकती, और अगर बन भी जाएं तो उनके लिए यहाँ ज़रूरी जड़ी बूटियाँ ही नहीं मिलेंगी। आर्यन का चेहरा उतर गया, फिर आपने ये बात बताई ही क्यों? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं पूर्वज? वो तो सोच ही रहा था कि कौन सी पिल बनानी है, और जैसे ही उसे ये ख्याल आया पूर्वज रुद्रदेव ने मानो उसके ख्यालों पर पानी फेर दिया। रुद्रदेव हंस दिए, अरे घबराओ मत, हम डार्क वर्ल्ड की पिल को वैसी की वैसी नहीं बना सकते, लेकिन उन्हें बदल सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तुम्हारे अंदर जो काबिलियत है उससे ये नामुमकिन नहीं है, बस थोड़ा धैर्य और मेहनत चाहिए होगी। जो जड़ी बूटियां यहाँ नहीं थीं उनकी जगह पर उनके जैसी गुणों वाली दूसरी जड़ी बूटियों को खोजकर मिलाकर और सही संतुलन में डालकर काम चलाया जा सकता है, लेकिन ये काम उतना भी आसान नहीं था। पिल बनाना कोई सीधी सादी चीज़ नहीं होती, ये बहुत सारे प्रयोगों, नाकामियों और समय के साथ समझने की चीज़ है। कई बार तो किसी एक पिल को बनाने में उम्र बीत जाती है, इसी वजह से बहुत से पुराने नुस्खे आज भी अधूरे हैं। रुद्रदेव ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, लड़के, डार्क वर्ल्ड की पिल को यहाँ बनाना बहुत कठिन है। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, फैसला तेरा होगा। सोच समझ के कदम बढ़ाना। और अब तो बस 20 दिन ही बचे थे। इतनी जल्दी में एक दमदार पिल बनाना, वो भी नई तरह की, यह कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन आर्यन ने बिना रुके कहा, मैं तय कर चुका हूँ, मुझे डार्क वर्ल्ड वाली पिल ही बनानी है। आम पिल्स अब किसी काम की नहीं। स्वर्गसार कुल वाले फिर उसकी नकल कर लेंगे जैसे पिछली बार किया था। इस बार मैं उन्हें कोई मौका नहीं दूंगा। रुद्रदेव मुस्कुराए, तो फिर देर मत कर, वक्त बहुत कम है। आर्यन ने सिर हिलाया, ठीक है। उसी वक्त एस्फीरा ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, आर्यन सब ठीक है? आर्यन ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे हर तरह की जड़ी बूटियां चाहिए, जितनी भी मिल सके जल्दी जुटाओ। अब आर्यन को वही पिल बनानी थी जो पहले किसी ने नहीं बनाई हो। हालांकि ये रास्ता आसान नहीं था, उसे एक एक प्रयोग करके देखना होगा, बार बार फेल होना पड़ेगा, लेकिन शायद इसी में उसका जवाब छिपा हो। अगर वो डार्क वर्ल्ड की पिल को एक नए रूप में तैयार कर पाया तो हर कोई हिल जाएगा, और यही मौका होगा जब शिवगिरी संघ को फिर से खड़ा किया जा सकेगा। एस्फीरा ने जोश में कहा, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ, आज रात तक सब कुछ तुम्हारे पास होगा। तभी रीवा ने आर्यन की तरफ देखा और मासूमियत से पूछा, भाई मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? आर्यन मुस्कुराया और बोला, तुम बस शांत रहो और प्यारी लगो, यही बहुत है। फिर आर्यन वहाँ से उठकर रुद्रसेन के आंगन में पहुँचा। वहाँ एक अजीब सी शांति थी, न गौरांग था, न वेदिका, न तिमरा, न रायगर। सब अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए थे। इस साल की हॉल प्रतियोगिता के लिए सबने जान लगा दी थी। रुद्रसेन और यशवंत भी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। पिछली हार के बाद अब वापसी जरूरी थी, इसीलिए वो अपनी सीमाओं से आगे जा रहे थे। आर्यन भी फिर से चक्रयोग हॉल पहुंचा, जहां उसने हैदर और बाकी साथियों को कुछ नई तकनीकें सिखाईं। राक्षसी क्रिस्टल से उनकी ट्रेनिंग और तेज हो गई थी, जैसे किसी में आग लग गई हो। अब हर दिशा में प्रगति हो रही थी और सब कुछ तूफान की तरह बढ़ रहा था। आर्यन के पास बहुत कम समय था, मगर उसके इरादे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थे। नक्षत्र नगर स्वर्गसार कुल का आंगन। हलील को पिछले 3 महीने में दीवार की तरफ मुंह करके बैठना पड़ा था। कुल के 100 से ज्यादा खास शिष्यों की मौत का ठीकरा उसी के सिर फोड़ा गया था। ये उसके लिए एक बड़ी सजा थी और पूरे कुल में उसकी इज्जत को जबरदस्त झटका लगा था। लेकिन जैसे ही उसकी सजा पूरी हुई वो बाहर आया और एक पल भी बर्बाद किए बिना सप्तचक्र महाविद्यालय के सभी 18 हॉल्स के अध्यक्षों और मास्टर्स को पैसे और दबाव से अपने पाले में कर लिया। अब पूरा महाविद्यालय हलील की मुट्ठी में था। हलील की मुस्कान में ठंडापन था। उसने खिड़की से बाहर देखा और बोला, स्वर्गसार कुल को सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश से रोकना चाहते हो तो रोक के दिखाओ। वो फिर बोला, अभी प्रतियोगिता में 26 दिन बाकी हैं। इस बार जो बेइज्जती हमें सहनी पड़ी थी उसका बदला हम कई गुना ज्यादा लेंगे। उसके भीतर एक ही नाम गूंजा, आर्यन। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके शरीर से उठती ऊर्जा हवा में गूंज पैदा कर रही थी। इन महीनों में उसने अपनी शक्ति को और भी ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया था। अब वह और ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। उसकी आंखों में जलन थी, नफरत थी। वो बोला, आर्यन, इस बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तू बच गया तो मैं अपना कुल नाम छोड़ दूंगा और तेरा रख लूंगा। 6 महीने, पूरा आधा साल बीत चुका था। हर दिन हलील यही सोचता था, आर्यन का सिर उसके पैरों में हो। अब वह घड़ी पास थी। तभी एक एल्डर ने धीमे से कहा, प्रतियोगिता के निर्णायक तो अमर महल के एल्डर्स होंगे, अगर उन्होंने आर्यन का पक्ष लिया तो। हलील ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी चिंता मत करो, ये सब नावेद पहले ही तय कर चुका है। उसकी शक्तियां अब लगभग मूलवीर स्तर तक पहुंचने वाली है। डीमन स्लेयर की उपाधि बस उसी के लिए बनी है। हलील हंस पड़ा, इतने सालों में कोई दूसरा डीमन स्लेयर नहीं आया, और अगर आया भी तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। उसके लिए डीमन स्लेयर की उपाधि बस एक तरीका था स्वर्गसार कुल की शान बढ़ाने का। अगर कोई और डीमन स्लेयर आ गया तो नावेद की चमक कम हो जाती और ये स्वर्गसार कुल कभी नहीं चाहता।
तो जो भी डीमन स्लेयर आएगा उसे मिटा दिया जाएगा। तभी एक और एल्डर ने कहा, कुलपति 2 दिन पहले कुछ लोग शिवगिरी वासिका में दाखिल हुए थे। वो नक्षत्र नगर के नहीं हैं, ना ही शिवगिरी संघ से जुड़े हैं। आज तक बाहर नहीं निकले। हम अभी तक पता नहीं लगा पाया कि वो कौन हैं। हलील के चेहरे पर गुस्सा और हिकारत आ गई। शिवगिरी संघ अभी भी भागे नहीं। मौत की छाया में जीने का क्या मतलब है? वो दांत पीसते हुए बोला, मेघना तुझे ऊपर उठना है ना? पहले आर्यन को निपटाने दे, फिर तेरी बारी आएगी। क्या मैं एक औरत से नहीं निपट सकता? अब स्वर्गसार कुल की चालें भी पहले से अलग हो चुकी थीं। इस बार हर बात का हिसाब लिया जाएगा। केवल स्वर्गसार कुल ही नहीं बल्कि पश्चिमी अंधकार लोक से चंद्रनेत्र, अमर महल से बुर्जुग सर्गेश्वर और शून्य भूमि से दारकाश जैसी बड़ी ताकतें भी इस बार की हॉल प्रतियोगिता पर नजरें गड़ाए थीं। रात का वक्त। एस्फीरा तेजी से लौटी। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो किसी परेशानी में है। उसने एक स्पेस रिंग आर्यन की तरफ बढ़ाई और बोली, ये जड़ी बूटियों से भरी है। इतना कहने के बाद वो बिना कुछ और बोले कमरे से निकल गई। आर्यन कुछ पूछना चाहता था मगर रुक गया। उसे पता था कि अगर एस्फीरा को कुछ कहना होगा तो वो खुद कहेगी। ज्यादा देर बाद नहीं, औजा भी जल्दी जल्दी चक्रयोग हॉल में पहुंची और बोली, आर्यन जिन लोगों का जिक्र तुमने किया था वो सब आ गए हैं। वो अब शिवगिरी वासिका में है। मेघना वहां सब संभाल रही हैं और कुछ भरोसेमंद दूत अर्कराज कुल की तरफ रवाना हो चुके हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि 15 दिन के अंदर वो वहां पहुंच जाएंगे। आर्यन की आंखों में हल्की चमक आ गई। जग्गा और एजकांत भी आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। उसे डर था कि कहीं स्वर्गसार कुल वाले मेघना और उसके साथियों पर हमला ना कर दें, लेकिन अब जब जग्गा और एजकांत जैसे योद्धा उनके साथ हैं तो थोड़ा चैन मिला। और ऊपर से आरू भी है, वो तो अपने आसपास की हर चीज़ को दूर से ही भांप सकती है। औजा ने कहा, एजकांत काका ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की चिंता मत करना, पहले जो जरूरी है वो पूरा कर लो। आर्यन हल्के से मुस्कुराया, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं उनकी बेटी की आंखें ठीक करने का तरीका ज़रूर ढूंढ निकालूंगा। फिर उसने औजा की ओर गंभीर नज़र से देखा। औजा उसकी वो नज़र देख मुस्कुरा दी और मजाक में बोली, क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ अजीब लग रहा है? आर्यन ने मन में सोचा, इसका वॉरगॉड वाला मिशन कब पूरा होगा यार। फिर हंसते हुए बोला, तुम बहुत सुंदर हो। औजा के गाल थोड़ा गुलाबी हो गए। वो बोली, यह मजाक का वक्त नहीं है। हॉल प्रतियोगिता कोई बच्चों का खेल नहीं। अगर तुम्हें अपना खुद का हॉल शुरू करना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सबको चौंका दे। आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं तो क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? उनके बीच पहले भी कई बार इस तरह की बात हो चुकी थी, लेकिन औजा कभी हाँ नहीं कहती और ना ही कभी साफ इनकार करती। अब आर्यन ने सोचा अब की बार सीधा वार करना चाहिए। औजा ने उसकी ओर देखा और राजसी मुस्कान के साथ बोली, जब ऐसा करोगे तब बात करेंगे। आर्यन का दिल जोरों से धड़क उठा। मन में ख्याल आया, चलो उम्मीद तो है। तय रहा, उसने कहा। जाते जाते औजा रुकी, पलट कर बोली, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें एक खास इनाम दूंगी। आर्यन की आंखें चमक उठी। खास इनाम? उसका खून गर्म हो गया। एक बालिक सी कल्पना मन में कौंध गई। उस खास इनाम के लिए तो जान भी दे दूं। ये इनाम तो कुछ ज्यादा ही मजेदार लग रहा है। शायद इस जन्म और पिछले जन्म दोनों का हिसाब बराबर हो जाएगा। उसकी ये सोच चलते चलते बीच में ही रुक गई, क्योंकि वो खुद ही अपनी सोच पर हंसने लगा। थोड़ी ज्यादा ही वयस्क सोच में बह गया था। तभी उसके अंदर से पूर्वज रुद्रदेव की आवाज आए, हाय नीच इंसान। आर्यन ने चिढ़ते हुए कहा, बुढ़े क्या जाने जवानी क्या होती है। रुद्रदेव ने तुरंत जवाब दिया, क्या तुझे डार्क वर्ल्ड का पिल नुस्खा नहीं चाहिए? आर्यन एकदम सीधा हो गया, हाथ जोड़कर बोला, पूर्वज जी आप तो हमारे चाचा जैसे हैं। अब से कभी घमंड नहीं करूंगा, कसम खाता हूँ सच्ची। रुद्रदेव हल्का सा मुस्कुराए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। थोड़ी देर बाद डेविल गॉड स्पेस के अंदर। धरती की ज्यादातर औषधियाँ ताकत बढ़ाने के लिए होती हैं। उनमें अमर ऊर्जा और आत्मिक शक्ति होती है। जितनी ऊंची औषधि उतनी जबरदस्त शक्ति। जब तुम्हारी शक्तियाँ एक बिंदु पर अटक जाएंगी तब एक छोटी सी पिल भी तुझे नई दुनिया दिखा सकती है, सीमा को तोड़ सकती है। इसलिए यहाँ के लोगों के लिए औषधियाँ सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आर्यन ने चुपचाप सिर हिलाया। पूर्वज रुद्रदेव ने फिर कहा, डार्क वर्ल्ड की औषधियाँ कुछ अलग नहीं, लेकिन वहाँ एक ऐसी औषधि है जो धरती पर नहीं मिलती, शायद कभी मिलेगी भी नहीं। जीवांचल पिल। आर्यन चौंक गया। जीवांचल पिल? वो क्या है? पूर्वज रुद्रदेव ने समझाया, ये दो चीजों से जुड़ी है, शक्ति चक्र और चेतना सागर। ये पिल इन्हें तेजी से बढ़ाती है। इसका असर ये होता है कि ब्रह्मांड की आत्मिक ऊर्जा को दुगनी रफ्तार से सोख सकते हैं। आर्यन अवाक रह गया। दुगुनी रफ्तार? ये तो बहुत बड़ी बात है। ये कोई मामूली असर नहीं था। शक्ति चक्र जितना ताकतवर होगा उतनी तेज तरक्की, और चेतना सागर जितना गहरा उतना ज्यादा ज्ञान और आत्मिक ताकत। अगर ये पिल हर किसी को मिल जाए तो पूरा जगत हिल जाए। आर्यन अब खुद को रोक नहीं पाया, बोला, मुझे ये बनानी है। जल्दी बताओ कैसे बनती है? रुद्रदेव ने गंभीर होकर कहा, अभी नहीं, तेरे पास वो स्तर नहीं है। इस पिल की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जटिल है।
जब तक तू 9वें स्तर का संप्रसार या हकीम नहीं बनता तब तक ये तेरे बस की बात नहीं। आर्यन ने अपने कौशल की स्क्रीन देखी, अभी वो उस स्तर से बहुत नीचे था। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर बोला, तो चलो शुरू करते हैं। काल अस्थि बंधन का 6ठा लेवल सक्रिय करो। आर्यन का पूरा रूप बदल गया। वो सीधा 9वीं मंजिल की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही नील ड्रैगन फनेस उसकी सोच से बाहर आ गया और उसमें आग भड़क उठी। अब उसे फिक्र नहीं थी सफलता की, उसे चाहिए था सिर्फ अभ्यास। विफल प्रयास निपुणता पॉइंट्स जोड़ 1-2। विफल प्रयास निपुणता पॉइंट्स जोड़ 1-0। डेविल गॉड स्पेस की 9वीं मंजिल पर हर कोशिश बिजली की तरह होती थी। ऊर्जा कम लगती थी लेकिन दिमाग पर बहुत जोर पड़ता। मगर आर्यन को पता था बस अब रुकना नहीं है। एक बार और आर्यन फिर से एक जड़ी बूटी डालता है। फुर्सत के पलों में वो बुदबुदाया सोम सूत्र फलक हथेली। सूत्र निपुणता पॉइंट्स जोड़ 1-3। सुपर सोल मोड सक्रिय करो। अब वो पूरी तरह पागलों की तरह हर दिशा में खुद को झोंक चुका था। औजा भी अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रही थी। वो अपनी तलवार तकनीक स्वॉर्ड सेंस को शुरू से सीख रही थी। हर बार कुछ नया जोड़ती, हर चाल को ठीक करती। रीवा अपनी अग्निपंथ ब्लडलाइन को साधने में लगी थी। वो कभी कभी औषधियों की भी प्रैक्टिस करती। एस्फीरा का तरीका थोड़ा अलग था। वो कभी कभी बाहर जाती और जब लौटती तो उसके चेहरे पर कोई गहरी सोच या चिंता दिखती। रायगर, हिमेश, अव्यान और बाकी पागल दरिंदे टीम के सदस्य भी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग कर रहे थे। इस बार उनका मुकाबला किसी एक टीम से नहीं था बल्कि अमृतद्वीप की सबसे बड़ी संस्था सप्तचक्र महाविद्यालय से था। और अब हारने का मतलब था सब कुछ खो देना। आर्यन जी जान से मेहनत कर रहा था और उसके अपने लोग भी उसी जुनून से अपने आप को झोंक चुके थे। उधर दूसरी ओर हलील ने भी बिना कुछ बोले अपनी सारी तैयारी शुरू कर दी थी। इस बार वो कोई गलती नहीं करेगा। वो आर्यन को ऐसा खत्म करेगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी उबर ना पाएं। और उसके लिए अकेला स्वर्गासुर कुल ही काफ़ी था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। हलील ने 9 बड़े व्यापारिक संघों और सप्तचक्र महाविद्यालय के 18 ताकतवर हॉल से भी हाथ मिला लिया सिर्फ आर्यन को खत्म करने के लिए। इन सब के सामने आर्यन कुछ भी नहीं था, बस एक मामूली कीड़ा। स्वर्गसार कुल अब इतना ताकतवर हो चुका था कि लोग उसका नाम सुनते ही थरथरा उठते। वो किसी प्राचीन देवता की तरह अजेय लगने लगे थे। और यही हलील को पसंद भी था, पूरी ताकत से किसी को कुचल देना। उसे अपने कुल की पुरानी हार का बदला लेना था, वो हार जो कभी सिंह वंश ने दी थी। इस बार तुझे चीर के रख दूंगा, हलील ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी घुमाते हुए कहा और उसके आसपास की हवा में एक साथ 18 पतली दरारें बन गईं। ये कुल्हाड़ी अपने आप में राक्षसी थी। स्वर्गसार कुल में इसका दर्जा स्वर्ग विच्छेदक तलवार से भी ऊपर था, एक सच्चा अद्वितीय दिव्यास्त्र। आर्यन ने इसे पहले देखा था और तब उसकी आंखों में जलन की हल्की सी चमक भी आ गई थी। आधा महीना बीत चुका था। जैसा आर्यन ने सोचा था, अर्कराज कुल के दर्जन भर बुजुर्ग चुपचाप नक्षत्र नगर पहुंच चुके थे। उन्होंने मेघना से मुलाकात की और अपने साथ ढेर सारी जड़ी बूटियां भी लेकर आए थे। आर्यन उनके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो उनके पूर्वज औषधिराज से भी जुड़ा हुआ था। इसलिए वो भी सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे। जब आर्यन ने वो सारी जड़ी बूटियां देखी तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अब सब इकट्ठा हो गए हैं, उसने सोचा। शानदार। अर्कराज कुल आर्यन की योजना का एक बड़ा हिस्सा था। उसकी नई जीवांचल पिल अब अंतिम स्टेज में थी और जब वो बन जाएगी तो उसे बड़ी मात्रा में बनाना पड़ेगा, वो भी बिना किसी नुकसान के। आर्यन के पास खुद से हर पिल बनाने का समय नहीं था, इसलिए अर्कराज कुल जरूरी था और ये सब बहुत गुप्त तरीके से हो रहा था। ट्रेनिंग जारी रखो, उसने खुद से कहा। डेविल गॉड स्पेस के अंदर आर्यन की डेविल गॉड बॉडी में गजब के बदलाव आ रहे थे। उसकी ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी ऊर्जा उठ रही थी, जैसे अब और ज्यादा काबू में नहीं रहेगी। वो एहसास कुछ ऐसा था जैसे किसी औरत के पेट में बच्चा हिल रहा हो, कभी हल्का कभी तेज। आर्यन को सच में लगने लगा, क्या मेरे पेट में कुछ है? उसका शरीर बाहर से तो वैसा ही लग रहा था लेकिन अंदर कुछ चल रहा था जो उसे चौंका रहा था। कमाल है, एक मर्द के पेट में बच्चा, और वो भी बिना किसी के छुए। वो खुद से बड़बड़ाया, जो भी हो, बच्चा हो या कुछ और, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। मुझे आगे बढ़ते रहना है। काल अस्थि बंधन 7वां स्तर खुल जा। चर्राक। काली काली हड्डियां उसके शरीर से बाहर निकल पड़ी जैसे उसका शरीर टूट रहा हो। दर्द जबरदस्त था, लेकिन उस दर्द के साथ आए एक नई ताक डरावनी और बेहद अलग। आर्यन का असली शरीर सिस्टम की सीमा में था, लेकिन उसका डेविल गॉड शरीर हर बार एक नई सीमा तोड़ रहा था। उस पर कोई रोक नहीं थी और जब तक वो सीमाएं तोड़ता रहेगा उसकी ताक बढ़ती ही जाएगी। अब बारी है पिल बनाने की। आर्यन ने एक हाथ से नील ड्रैगन फनेस थामा और दूसरे हाथ में जड़ी बूटियां। हर जड़ी बूटी की खूबियां अपने आप उसके दिमाग में आने लगीं। पिल रिफाइनिंग फेल निपुणता पॉइंट्स जोड़ 1-4। बधाई हो आर्यन, तुम्हारा हकीम कौशल अब एक लेवल और ऊपर चला गया है। अभी का स्तर लेवल 5 संप्रसार्य। पूर्वज अब 5वां स्तर भी पार कर लिया। अब भी क्या कुछ कमी है?
हर बार जब उसका लेवल बढ़ता आर्यन यही सवाल करता। रुद्रदेव ने धीरे से सिर हिलाया और बोले, नहीं, अभी भी तुम्हारा नियंत्रण ठीक नहीं है। जब तक तुम 9वें लेवल के संप्रसार्य नहीं बन जाते तब तक इस ताकत को संभालना नामुमकिन है। अगर तुम इसे काबू में नहीं रख पाए तो ना सिर्फ तुम असफल होगे बल्कि तुम्हारा मूल शरीर भी बुरी तरह घायल हो जाएगा। तुम्हारा मूल शरीर उतना ताकतवर नहीं है। तुम्हारा डेविल गॉड शरीर शायद इस ताकत को झेल पाए, पर तुम्हारे मूल शरीर और डेविल गॉड शरीर के बीच बहुत बड़ा फर्क है। आर्यन ने दांत भींचकर कहा, ठीक है, फिर अगर 9वां स्तर चाहिए तो वही सही। चलो फिर से शुरू करते हैं। बार बार 1 घंटा, फिर 2, फिर 3, ना जाने कितनी बार उसने वही अभ्यास दोहराया। सैकड़ों नहीं, हजारों, लाखों बार। ये किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इतना मेहनत वाला अभ्यास बिना शिकायत के सिर्फ आर्यन ही कर सकता था। समय बीतता रहा और धीरे धीरे उसकी निपुणता हकीम कौशल में बढ़ती गई। 1 दिन बीता, फिर 5, फिर 10। अब हॉल प्रतियोगिता में केवल 5 दिन बाकी थे और आर्यन अभी भी हकीम कौशल का अभ्यास कर रहा था। इस दौरान पूर्वज रुद्रदेव भी खाली नहीं बैठे थे। वो एक ओर जीवांचल पिल के नुस्खे में सुधार कर रहे थे और दूसरी ओर रूहानी सेना को घातक तरीके से प्रशिक्षित कर रहे थे। स्वर्गसार कुल जितना ताकतवर था उसके सामने आर्यन की ताकत अभी भी बहुत कम थी। गौरांग, रुद्रसेन, यशवंत और बाकी लोग उन जैसे दुश्मनों का सामना नहीं कर सकते थे। इसलिए रुद्रदेव को रूहानी सेना पर ही भरोसा करना पड़ा। त्रागंत साम्राज्य की यात्रा के दौरान एस्फीरा से मिले 50 स्वर्ण तारा और आर्यन द्वारा लाए 200 राक्षसी क्रिस्टल की पूरी ऊर्जा पूर्वज रुद्रदेव ने रूहानी योद्धाओं में बांट दी। खुद एक बूंद भी नहीं रखी, शायद वही उनकी बड़ी मदद साबित होने वाले थे। फिर 2 दिन और बीत गए। तभी सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी, बधाई हो आर्यन, तुम्हारा हकीम कौशल अब लेवल 9 संप्रसार्य स्तर पर पहुंच चुका है। आखिरकार, आर्यन जोर से चिल्लाया, आखिरकार हो ही गया। इस लगातार अभ्यास ने तो मुझे पागल कर ही दिया था। लगभग 1 महीने से वो बिना रुके बिना थके बस एक ही चीज़ का अभ्यास कर रहा था। रुद्रदेव मुस्कुराए और बोले, अब जब तुम 9वें लेवल पर पहुंच चुके हो तो हम असली काम शुरू कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, हर जड़ी बूटी की खासियत, पूरी विधि, हर एक कदम, सब कुछ तुम्हें बिल्कुल सही सही याद रखना होगा। इन दिनों मैंने तुम्हारी स्पेस रिंग में रखी जड़ी बूटियां डेविल गॉड के जादुई डिब्बे में डालकर और भी बेहतर बना दी हैं। अब उनका इस्तेमाल करने का सही वक्त आ गया है। पूर्वज रुद्रदेव ने गंभीर लहजे में कहा, चलो लड़के, अब शुरू करते हैं। आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। पूरी तन्मयता से उसने सिर हिलाया, हाँ, अब शुरू करते हैं। अब प्रतियोगिता में सिर्फ 3 दिन बचे थे। इतने कम समय में कोई भी इंसान अगर कहे कि वो किसी औषधि के नुस्खे को और बेहतर बना सकता है, वो भी डार्क वर्ल्ड की औषधि के नुस्खे को, तो हर कोई यही कहेगा, पागल हो क्या, ये करना नामुमकिन है। लेकिन आर्यन वही करता था जो सबको नामुमकिन लगता था। जैसे उसने ठान लिया था कि वह 3 प्रतियोगिताओं में सबसे आगे रहेगा। जैसे उसने ठाना कि वो अपना एक हॉल बनाएगा। ये सब बातें आम लोगों के लिए सिर्फ सपना होती हैं, लेकिन अगर कोई कोशिश ही ना की जाए तो कुछ भी नहीं होता। और अगर दिल से कोशिश करो तो नामुमकिन चीज़ें भी मुमकिन हो जाती हैं। स्वर्गसार कुल, हलील के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने पूछा, सब पता चल गया? एक बुजुर्ग ने सिर झुकाकर कहा, जी सब साफ है। आर्यन अभी तक सप्तचक्र महाविद्यालय के चक्रयोग हॉल में ही अभ्यास कर रहा है। रुद्रसेन और यशवंत मिलकर पागल दरिंदे टीम को लाल घाटी में ट्रेनिंग दे रहे हैं। हलील ने तिरस्कार से कहा, तो वापसी की उम्मीद कर रहा है वो लड़का। चलो देखते हैं कि जब उसकी पूरी टीम अपंग हो जाएगी तब वो प्रतियोगिता में कैसे हिस्सा लेगा। उसकी हंसी पूरे कक्ष में गूंज उठी। कई लोग बड़े काम करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बेरहम भी हों। पर हलील अलग था, छुपकर वार करता और पूरी बेरहमी से। उधर आर्यन पिछले 1 महीने से लगातार मेहनत कर रहा था। दिन रात एक कर दिए थे उसने, पर हलील नहीं चाहता था कि उसे राहत की सांस मिले। वो हर मोड़ पर उसे रोकना चाहता था। चक्रयोग हॉल, सुबह का समय। आर्यन डेविल गॉड स्पेस से बाहर आया और थकी आवाज़ में बोला, नहीं हो रहा, 3000 बार से भी ज़्यादा कोशिश कर चुका हूँ पर कोई नतीजा नहीं निकल रहा। वो जीवांचल पिल की बात कर रहा था। पूर्वज रुद्रदेव ने बताया था कि उन्होंने 22 अलग अलग जड़ी बूटियों के विकल्प ढूंढ लिए हैं, लेकिन फिर भी उनमें संतुलन बैठाना बहुत मुश्किल था। उन सब की ताकत एक साथ संभालना आसान नहीं था। और अगर मान भी लो कि वह एक बार यह पिल बना ले तो भी क्या फ़ायदा। जब तक पिल आसानी से और मात्रा में ना बन सके तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आर्यन का सपना सिर्फ एक पिल बनाने का नहीं था, वो इसे व्यापार में बदलना चाहता था जहां इज्जत और दौलत दोनों मिलें। पूर्वज रुद्रदेव ने शांति से कहा, पहले एक बार बना तो लो। जब तक एक बार सफलता नहीं मिलती तब तक अनुभव की बात करना व्यर्थ है। आर्यन ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं पूरी जान लगा दूंगा। अब प्रतियोगिता में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। आर्यन को ना मुकाबले से डर था ना हार से। उसकी असली चिंता थी कि कुछ ऐसा करके दिखाए जो इतिहास बन जाए। जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो हैदर वहां पहले से इंतजार कर रहा था। भाई, अब 18 हॉल्स ने मिलकर एक गुट बना लिया है, हैदर ने गंभीर लहजे में कहा।
तुम्हें तीनों मुकाबलों में हिस्सा लेना है, टीम रैंकिंग, व्यक्तिगत मुकाबला और पिल रिफाइनिंग। ग्रीफिन हॉल, फीनिक्स हॉल, टाइगर हॉल और सरपेंट हॉल, इन चारों ने मिलकर 8 सबसे ताकतवर टीमें तैयार की हैं ताकि तुम्हें रोक सकें। बाकी 14 हॉल्स भी उनके साथ हैं। इस बार सबका निशाना सिर्फ तुम हो। आर्यन कुछ देर चुप रहा। ये पहली बार था जब पूरे सप्तचक्र महाविद्यालय ने एक ही शख्स के खिलाफ मोर्चा बनाया था। लेकिन आर्यन को कोई हैरानी नहीं हुई। उसने मन में सोचा, अगर सारी दुनिया भी मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। उनकी हर रुकावट मेरे लिए एक नई सीढ़ी बनेगी। रायगर और बाकी टीम का क्या हाल है? आर्यन ने पूछा। हैदर बोला, मैं आज सुबह ही गया था। वो अब भी गुप्त ट्रेनिंग में हैं। एल्डर रुद्रसेन ने कहा है कि प्रतियोगिता से पहले वो बाहर आ जाएंगे। आर्यन ने सिर हिलाया। पागल दरिंदे, टीम सिर्फ मुझसे नहीं है, सभी का मजबूत होना जरूरी है, वरना हमें कोई भी मात दे देगा। 2 महीनों की मेहनत का क्या नतीजा निकलेगा, ये सोचकर उसके अंदर हल्की बेचैनी भी थी। औजा कहाँ है? और रीवा एस्फीरा भी आज नहीं दिखी? आर्यन ने पूछा। तीनों कल से गायब हैं, हैदर ने बताया। औजा ने कल कहा था कि उसकी तलवार तकनीक अब काफ़ी आगे पहुंच चुकी है। वो कहाँ गई है यह नहीं बताया, बस यही कहा कि चिंता मत करना, अभ्यास। आर्यन ने धीरे से दोहराया। फिर बोला, हैदर अब बस 2 दिन बचे हैं, जब तीनों लौटे तो कह देना अब कोई भी बाहर ना जाए। इस नाजुक समय में कोई भी खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। ठीक है, हैदर ने कहा और सिर हिलाया। रात को जब आर्यन फिर से अपने कक्ष में लौटा तो उसका ध्यान अब भी जीवांचल पिल पर टिका हुआ था। वह अपने भीतर गहराई से सोचने लगा, कैसे करूं इसको पूरा? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। फिर एक ख्याल आया, नील ड्रैगन, क्या तुम्हें इसका तरीका आता है? जवाब मिला, मास्टर, यह रास्ता आपको खुद ही खोजना होगा। आर्यन ने हंसते हुए सिर झटका। ठीक है भाई, ऐसे समझो जैसे मैंने कुछ पूछा ही नहीं था। उसे पता था नील ड्रैगन कभी सीधा जवाब नहीं देगा, फिर भी पूछ लिया था, क्या पता कुछ कह दे। इसी बीच समुद्री ड्रैगन की हल्की आवाज़ आई, नील ड्रैगन, तुझे सच में तरीका पता है? डार्क ड्रैगन धीरे से बोला, भाई तू भूल गया क्या? नील ड्रैगन तो ड्रैगन दुनिया का सबसे बड़ा हकीम रहा है, इसी कारण तो उसे उसी फनेस में सील किया गया था। समुद्री ड्रैगन ने तुरंत कहा, नील ड्रैगन भाई, अगर पता है तो मास्टर को बता दो ना, वो इतनी मेहनत कर रहा है, और क्या चाहिए तुम्हें? नील ड्रैगन चुप हो गया। ब्लड ड्रैगन ने भी कहा, कुछ कह देने से मर तो नहीं जाएगा ना? भाई नील ड्रैगन इतनी जिद क्यों कर रहा है? सभी की निगाहें अब नील ड्रैगन पर थीं। एक समय में ड्रैगन लोक का सबसे श्रेष्ठ हकीम रहा नील ड्रैगन, स्वाभाविक था कि उसे जीवांचल पिल के निर्माण का असल रहस्य पता हो। आधे मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। फिर नील ड्रैगन ने लंबी सांस छोड़ी और कहा, मास्टर, धारा के विपरीत बहो। अचानक से आई नील ड्रैगन की आवाज़ सुनकर आर्यन की आंखें चौंधिया गईं। धारा के विपरीत? तभी उसके ख्यालों में जमी बर्फ जैसे पिघलने लगी। और ये बात थी, जीवांचल पिल कोई सामान्य पिल नहीं, यह एक ऐसी औषधि है जो किस्मत को मोड़ देती है, मृत्यु के विरुद्ध एक बगावत। यहाँ तक कि डॉक वर्ल्ड में भी इसका निर्माण मुश्किल माना जाता है, और धरती पर तो जरूरी उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियाँ भी दुर्लभ हैं। तो जाहिर है, धारा के विपरीत, विपरीत दिशा में बहना। आर्यन जैसे झूम उठा, नील ड्रैगन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। उसके भीतर जैसे कोई रुका हुआ दरवाज़ा अचानक खुल गया। अक्सर हम अपनी सोच की जंजीरों में बंधे रहते हैं, लेकिन जब हम उन जंजीरों को तोड़ते हैं, अपने सोचने के ढंग को पलटते हैं, तभी समाधान सामने आता है। नील ड्रैगन के एक वाक्य ने आर्यन की चेतना को झकझोर दिया था। इसके तुरंत बाद आर्यन ने द्वार बंद किया और धीमे स्वर में कहा, अब एक नया तरीका आजमाते हैं। आधा मिनट बीता, आर्यन की आंखों में चमक आ गई, बस थोड़ा सा और। प्रयोग असफल रहा, लेकिन इस बार उसे कोई निराशा नहीं हुई। उल्टा उसे लग रहा था कि अब वो बिल्कुल पास है। उसे महसूस हो रहा था जैसे सफलता की देहरी पर खड़ा हो। फिर से प्रयोग असफल रहा, प्रयोग असफल रहा। हर असफल कोशिश आर्यन को कुछ नया सिखा रही थी। हर बार उसकी समझ में जीवांचल पिल की कोई नई परत खुलती। 2 घंटे बीते। बधाई हो आर्यन, तुमने जीवांचल पिल तैयार की है। तुम्हें 10,000 एक्सपी पॉइंट्स, 1000 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 1000 शॉप पॉइंट्स मिले हैं। औषधि का नाम जीवांचल पिल। स्तर सुप्रीम श्रेणी। विवरण, इस पिल को खाने से किसी की ताकत और चेतना की क्षमता दोगुनी हो जाती है। ये थोड़े समय में बहुत ज़्यादा ऊर्जा खींच सकती है, जिससे शरीर के अंदर की शक्ति पूरी तरह से फैल जाती है। आर्यन की आंखें खुशी से चमक उठी। आखिरकार मैंने कर दिखाया। 1 महीने की अथक मेहनत, अनगिनत बार जान जोखिम में डाली, लेकिन अब नतीजा सामने था। वो अंदर से खुशी से भर गया। हालांकि ये तो बस शुरुआत थी। आर्यन को पता था कि वो खुद तो 9वें स्तर पर है, इसलिए ये बना पाया, पर अर्कराज कुल के हकीमों के लिए ये इतना आसान नहीं होगा। उनकी योग्यता उतनी ऊंची नहीं थी। इस सफलता के बाद अब उसकी अगली चुनौती थी, इस पिल को और बेहतर कैसे बनाया जाए। पिछले 2 दिनों से आर्यन के मन में बस यही सवाल घूम रहा था, पर कोई पक्का उपाय अब तक नहीं मिला। इस समय उसकी सफलता दर 60% थी, जो सुप्रीम पिल के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। लेकिन आर्यन को 60% नहीं, पूरे 100% चाहिए थी। आज की रात आखिरी है।
किसी भी तरह मुझे इसका हल निकालना ही होगा। फिर उसने डेविल गॉड जादुई डिब्बा खोला और उसमें से वो दुर्लभ जड़ी बूटियां निकाली जो पूर्वज रुद्रदेव ने उसमें डाली थी। उसने एक एक को ध्यान से देखा, उनके गुण याद किए। अब उसके पास समय बहुत कम था। जो करना था आज की रात में ही करना था। रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। लाल घाटी में दो परछाइयां एकदम हवा की तरह गुजर गईं, इतनी तेज और शांत कि अगर कोई आम योद्धा हो तो उसे पता भी ना चले कि कोई वहां से निकला है। ये दोनों कोई मामूली योद्धा नहीं थे, बहुत ही ताकतवर थे। पेड़ों की शाखों के बीच ऐसे निकल रहे थे जैसे कोई परछाई सरक जाए। लेकिन अमर महल में बैठे बुर्जुग सर्गेश्वर उनकी हर हरकत को साफ महसूस कर रहे थे। उनके साथ खड़ा था उनका वफादार शिष्य धर्मनाथ, जो उन्हें सारी खबरें दे रहा था। धर्मनाथ ने जैसे ही व्योम दर्पण में उन दोनों परछाइयों को देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वो बोला, गुरुदेव, क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? सर्गेश्वर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोले, नहीं, जरूरत नहीं है। ये स्वर्गसार कुल के लोग रुद्रसेन और यशवंत को ढूंढ रहे हैं। जब तक आर्यन सही सलामत है हमें बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं। उन्हें बाकियों की जान की कोई परवाह नहीं थी, बस आर्यन जीवित रहे इतना काफी था। उसके साथी जिए या मरे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। सर्गेश्वर ने थोड़े गुस्से से कहा, तू ही है आर्यन जो एक नया हॉल बनाना चाहता है। अच्छा हुआ स्वर्गसार कुल के लोग तुझ पर नहीं तेरे लोगों पर हमला कर रहे हैं। यही तेरे लिए सबक है। लोग अक्सर कहते थे कि आर्यन बहुत ज्यादा घमंडी है और ये बात सर्गेश्वर को सबसे ज्यादा चुभती थी। अगर ड्रैगन क्षेत्र खोलने के लिए आर्यन जरूरी ना होता तो वह खुद उसे अब तक मिटा चुका होता। उन्हें जब पता चला कि स्वर्गसार कुल फिर से रुद्रसेन पर हमला कर रहा है तो उन्हें जरा भी चिंता नहीं हुई बल्कि खुशी हुई। मैंने उसे सिर्फ ड्रैगन क्षेत्र में जाने का काम दिया था, ना कि अपनी खुद की ताक खड़ी करने का, उन्होंने कहा। हूँ, जब मैंने उसके बाप आलोक सिंह को हॉल नहीं बनाने दिया तो वो क्या चीज़ है? सप्तचक्र महाविद्यालय कभी आज़ाद नहीं रहा। वो तो बस अमर महल का एक अंश था और बुर्जुग सर्गेश्वर उसे अपनी जागीर मानते थे। उन्हें किसी भी नई ताक का उभरना पसंद नहीं था। आर्यन का सपना एक नया हॉल बनाना, ये नामुमकिन था। जैसे उन्होंने किसी समय में आलोक सिंह की कोशिशों को कुचल दिया था, वैसे ही अब आर्यन को भी रोक देंगे। इस बार ऐसा होगा कि आर्यन दोबारा खड़ा भी ना हो सके। बुर्जुग सर्गेश्वर ने धीरे से कहा, कल बस इतना ध्यान रखना कि आर्यन मरे नहीं। हल्की फुल्की चोट लग जाए तो कोई बात नहीं, इस बहाने उसे एक सीख मिलेगी। धर्मनाथ ने सिर झुकाया, ठीक है गुरुदेव। और बाकी हॉल्स का क्या करें? सर्गेश्वर ने हंसते हुए कहा, उन्हें छोड़ दो, वह अब स्वर्गसार कुल की तरफ हैं। यह अच्छा ही है। स्वर्गसार कुल की मदद से आर्यन को एहसास होगा कि इस दुनिया में मेरी छाया के बिना वह कुछ भी नहीं है। आर्यन वाकई में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी ये रफ्तार राक्षसी थी। इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि कोई 8वें स्तर का रक्तवीर किसी स्वर्णवीर या मूलवीर को हरा दे, लेकिन आर्यन ने ये कर दिखाया था। फिर भी बुर्जुग सर्गेश्वर को पूरा भरोसा था इस बार आर्यन बुरी तरह हारने वाला है, क्योंकि 18 सबसे ताकतवर हॉल्स पहले से ही स्वर्गसार कुल के कब्जे में थे और अब तो खुद बुर्जुग सर्गेश्वर आर्यन को गिराना चाहते थे। फिर आर्यन कैसे जीत सकता था? यह असंभव था। धर्मनाथ ने फिर सिर झुकाया, जैसी आज्ञा गुरुदेव। बुर्जुग सर्गेश्वर बोले, जाओ तैयारी करो। सिर्फ इतना याद रखना, आर्यन जीत नहीं पाना चाहिए। ना कोई रिकॉर्ड बने, ना वो कोई नया हॉल खड़ा कर सके। धर्मनाथ ने सिर झुकाकर हामी भरी। उधर लाल घाटी में एक के बाद एक दो जोरदार धमाके हुए और रुद्रसेन और यशवंत पीछे की ओर उछल गए। सामने खड़ा बूढ़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में घृणा और तिरस्कार था। यही है सप्तचक्र महाविद्यालय का पूर्व प्रधानाचार्य। बस इतना ही कर पाए तुम। उसके शरीर से निकलती शक्ति पूरी तरह से स्वर्गवीर स्तर की थी। वही दबाव, वही रौब जिसने रुद्रसेन और यशवंत को पल भर में नीचे कर दिया। रुद्रसेन की भौहें सिकुड़ गईं। फिर से स्वर्गसार कुल का पालतू कुत्ता, तू मरना चाहता है? बूढ़े का चेहरा तमतमा गया। उसके हर कदम हवा में गूंज रहे थे और हर पग के साथ दबाव बढ़ रहा था, जैसे कोई प्राचीन दैत्य आ गया हो। रुद्रसेन ने ठंडी सांस छोड़ी। एक बार तूने मुझे रौंदा था, पर अब ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके शरीर में छिपी रहस्यमयी शक्ति जाग उठी, विनाश की शक्ति। यशवंत ने भी अपनी शक्ति को जागृत किया। दोनों मूलवीर स्तर के चरम पर थे। भले ही वह उस स्वर्गवीर से बराबरी न कर पाते, लेकिन उनके अंदर की शक्ति किसी बवंडर से कम नहीं थी। दोनों एक साथ उस बूढ़े पर टूट पड़े। आंगन में धमाकों की आवाज गूंजने लगी। लड़ाई इतनी तीव्र थी कि जमीन तक कांप रही थी। पहले की तुलना में रुद्रसेन और यशवंत की शक्ति काफी बढ़ चुकी थी। अब उनके हमलों को झेलना स्वर्गसार कुल के उस बूढ़े के लिए मुश्किल हो रहा था और उसके चेहरे पर हैरानी थी। वह लड़ते हुए पीछे हटने लगा और उन दोनों को पहाड़ी पर ले आया। उसी समय एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका रुद्रसेन के आंगन में हुआ था। रुद्रसेन का चेहरा स्याह पड़ गया। इसने हमें चाल में फंसाया है, बच्चे मुसीबत में हैं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बूढ़े, तू इसे रोक, मैं मदद के लिए जा रहा हूँ। स्वर्गसार कुल का बूढ़ा हंसा, आत्मसंतुष्ट होकर तू जाना चाहता है? हा, बहुत सोचता है तू। पीछे जो थे वो अब तक मर चुके होंगे और अब तेरी बारी है।
उसे विश्वास था कि उसका दूसरा साथी पागल दरिंदे टीम के सदस्यों को खत्म कर चुका होगा, और जैसे ही वो आएगा उन्हें रुद्रसेन और यशवंत को भी खत्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए उसने रुद्रसेन और यशवंत को वहीं रोक कर रखा और फिर से हमले करने लगा। उसके हमले इतने तेज थे कि आसपास के कई पहाड़ तक ढह गए आकाश में बिजलियां सी कड़क रही थी। वो अब नाचता हुआ लग रहा था जैसे कोई पिशाच। रुद्रसेन अब कोशिश करने का कोई फायदा नहीं, वो पागल दरिंदे टीम खत्म हो चुकी है। हा। उसका दूसरा साथी भी स्वर्गवीर था। ऐसे योद्धा के सामने गौरांग और बाकियों का जिंदा बचना नामुमकिन था, और अगर किसी चमत्कार से बच गए तो वो या तो अपंग होंगे या मौत से भी बुरी हालत में। रुद्रसेन की आंखों में पागलपन था। उसका गुस्सा आसमान छूने लगा। वो चिल्लाया, स्वर्गसार कुल, अब मैं तुम्हारे साथ एक धरती पर भी नहीं रह सकता। हा। बूढ़े ने फिर हंसी उड़ाई। रुद्रसेन, तू मेरे कुल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और वो आर्यन जिसे तू छिपा रहा है वो तो बस एक कीड़ा है जिसे जब मर्जी हम कुचल सकते हैं, लेकिन हम उसे सबके सामने, सप्तचक्र महाविद्यालय के सामने, पूरी दुनिया के सामने कुचलना चाहते हैं। उसकी लाश से स्वर्गसार कुल का डंका बजेगा। वो कुछ और बोलने ही वाला था कि तभी एक चमकती हुई छवि निकली, जैसे आसमान को चीरते हुए कोई तीर बाहर आ रहा हो। अगले ही पल उसका दूसरा साथी अधमरी हालत में उसके पैरों में आकर गिरा। ये देख उस बूढ़े को एक पल को यकीन ही नहीं हुआ कि वो उसका ही साथी है। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। चौथे भाई, वह तुरंत उसे संभालने लगा। उसके चेहरे पर पीलापन और सीने से फूटता खून देखकर स्वर्गसार कुल का बूढ़ा गुस्से से कांप उठा। दूसरे भाई, जल्दी यहाँ से निकलो, वहाँ कोई शक्तिशाली योद्धा है, बहुत ही खतरनाक। उसने एक ही हथेली से मेरी यह हालत कर दी। वह अपनी शक्तियों को अच्छे से जानता था और अपने रक्षा कवच को भी। जमीन से पलटकर जो हमला किया गया था उसकी वजह से उसकी सारी पसलियां टूट चुकी थीं। अगर वो कवच नहीं पहने होता तो वो इस समय जिंदा नहीं रहता। जैसे ही घायल चौथे भाई को उठाकर दूसरा भाई पीछे मुड़ा, उसकी आंखों में अब भी लड़ाई का जुनून था। उसने रुद्रसेन को घूरते हुए कहा, अभी हिसाब बाकी है। फिर वो बिजली की तरह हवा में उछला और कुछ ही पलों में आसमान में गायब हो गया। यशवंत गर्जा, भागेगा, देखता हूँ कहाँ तक जाएगा। वो उनके पीछे भागने ही वाला था कि रुद्रसेन ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले बच्चों की जान बचा लें। उनके लिए किसी स्वर्गवीर को पकड़ना लगभग नामुमकिन था, और नीचे जो हुआ वो कहीं ज्यादा जरूरी था। उसी समय आंगन की जमीन जोर की आवाज के साथ धंस गई और वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। अचानक उस गड्ढे से किसी की पागल जैसी हंसी गूंजी। हा। वो गौरांग की हंसी थी। हंसी में घमंड और मजाक दोनों था। वो चिल्लाया, स्वर्गवीर बहुत महान है ना, भाड़ में जा, अगर फिर आया ना तो तुझे चूर चूर कर दूंगा। रुद्रसेन और यशवंत फौरन उस गड्ढे के पास पहुंचे। उन्होंने देखा तो 7 लोग वहां खड़े थे। उनके चेहरे सख्त थे और उनके चारों ओर गजब की आभा थी, ताकत की, गुस्से की और जीत की। गौरांग, वेदिका, तिमरा, रायगर, शहनाज, अव्यान, हिमेश, ये 7 पिछले 2 महीने से गुप्त ट्रेनिंग में थे और अब वो सब जैसे बिल्कुल बदल चुके थे। उनके शरीर की शक्तियां, उनके चेहरों का तेज और उनकी चाल, सब कुछ साफ दिखा रहा था कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे। रुद्रसेन ने थोड़े अविश्वास में पूछा, क्या तुम लोगों ने उस स्वर्गवीर को भागने पर मजबूर किया? वेदिका ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस पूछा, क्या वो चला गया? यशवंत मुस्कुराया, हाँ, डर के मारे भाग गया, शर्म से पानी पानी हो गया होगा। इतना सुनते ही गौरांग की टांगें कांप उठी और वो नीचे गिर पड़ा। साथ में तिमरा, रायगर और अव्यान भी लड़खड़ा गए और जमीन पर गिर पड़े। गौरांग, जो अभी तक बेपरवाह अंदाज में हंस रहा था, अचानक मुंह से खून उगल बैठा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। रुद्रसेन को चिंता हुई। वो फौरन गड्ढे में कूदा, कुछ हीलिंग पिल निकाली और सबको देने लगा। क्या हुआ? तुम लोग इतने घायल क्यों हो? वेदिका ने कमजोर आवाज में कहा। जो आखिरी वार था उसमें हम सब ने मिलकर अपनी सारी ताकत डाल दी थी। उसी वार ने उस स्वर्गवीर को पीछे फेंका था, पर वो शक्ति हमारी हद से ज्यादा थी और यह उसी का उल्टा असर है। मतलब उन्होंने जो वार किया था वो किसी पुरानी तकनीक जैसा था, ऐसी तकनीक जो जितना सामने वाले को नुकसान पहुंचाती है उतना ही खुद को भी। और यही हुआ। वो स्वर्गसार कुल का योद्धा भले ही जख्मी हुआ हो, लेकिन ये 7 अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुके थे। गौरांग की हालत सबसे ज्यादा खराब लग रही थी, पर फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह हंसता हुआ बोला, हा, स्वर्गवीर को उड़ाकर फेंक दिया। हम कितने कमाल के हैं। उस चाचा की तकनीक सच में जबरदस्त निकली। गौरांग के जोश से बाकियों के चेहरे पर भी थकी हुई लेकिन सच्ची मुस्कान आ गई। वो सब थक गए थे लेकिन जीत गए थे। सप्तचक्र महाविद्यालय में स्वर्गवीर स्तर का कोई भी योद्धा नहीं था और यहाँ उन बच्चों ने ऐसा एक योद्धा हरा दिया था। ये सोचकर ही खून में जोश दौड़ने लगा। रुद्रसेन ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, वो चाचा? कौन चाचा? हमारे अलावा भी कोई है जो तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा था? फिर उसने गंभीर होकर पूछा, और ये बताओ, तुम 7 ने अपनी शक्तियाँ एक साथ कैसे मिलाई, और वो भी बस एक हथेली में? उसने अपने जीवन में कभी ऐसा वार नहीं देखा था और ना ही सुना था। 7 रक्तवीर योद्धा, और वो भी इतने कम वक्त में मिलकर किसी स्वर्गवीर को धूल चटा दें, ये हैरान कर देने वाली बात थी।
क्योंकि आमतौर पर तो सैकड़ों या हजारों रक्तवीर मिलकर भी किसी एक स्वर्गवीर का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर यहाँ उस स्वर्गसार कुल वाले की हालत इतनी खराब कर दी गई थी कि वो डर से कांपने लगा था, पसीना पसीना हो गया था। गौरांग ने हैरानी से कहा, क्या आप लोग नहीं जानते? एक चाचा आए थे, वही हमें इस हथेली वाली तकनीक के बारे में भी बता गए। रुद्रसेन ने सीधा सवाल किया, इस हथेली का नाम क्या है? रायगर ने जवाब दिया, एकता देव हथेली। हाँ, गौरांग ने जोश में सिर हिलाया, इसे एकता देव हथेली कहते हैं। हमें इसे सीखे हुए अभी बस 3 दिन ही हुए हैं, पर इसमें इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि खुद हम भी यकीन नहीं कर पा रहे। ये तकनीक कुछ अलग ही स्तर की है। शहनाज ने एक सच्चाई की ओर इशारा किया, ताकतवर तो है, लेकिन हमें भी इसका नुकसान झेलना पड़ा है। कल हॉल स्पर्धा है और हम सब बुरी तरह घायल हैं। अब हम मुकाबला कैसे करेंगे? इतना सुनते ही सब चुप हो गए। वास्तव में स्वर्गसार कुल के योद्धाओं को हराकर सबको बहुत सुकून मिला, लेकिन कल की सोचकर सबके चेहरे उतरे गए। कल सप्तचक्र महाविद्यालय की सबसे बड़ी प्रतियोगिता थी, मगर इनके हाल देखो, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा, किसी की पसलियां टूटी हुई हैं, किसी के घुटने जवाब दे चुके हैं। ऐसे में मुकाबला कैसे होगा? रुद्रसेन के दिमाग में अब भी वही बात घूम रही थी, एकता देव हथेली और वो चाचा। क्या वो मास्टर हो सकते हैं? लेकिन वो तो गुप्त ट्रेनिंग में थे, क्या वो बाहर आ गए हैं? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो गया था, जिसने गौरांग और बाकी को ये तकनीक सिखाई है वो कोई और नहीं बल्कि उनके मास्टर ही हैं। और उनके मास्टर कौन थे? आर्यन के पिता आलोक सिंह। रुद्रसेन कुछ पल के लिए चुप रहा। जैसे ही उसने यशवंत की तरफ देखा, उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। यशवंत चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी नज़रों से भी साफ पता चल रहा था मास्टर लौट चुके हैं। उसी वक्त एक तेज धमाके के साथ आर्यन पहाड़ी से उड़ता हुआ वहां पहुंचा। जैसे ही उसने तबाह आंगन देखा, उसकी आंखों में गुस्सा उबाल मारने लगा। वो सीधे रुद्रसेन के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, ये सब क्या हुआ? आर्यन को जैसे ही पहाड़ी के उस हिस्से से शोर सुनाई दिया, वो बिना एक पल गनवाए दौड़ा चला आया था। रुद्रसेन के बोले बिना ही आर्यन को समझने में देर नहीं लगी। गड्ढे में पड़े गौरांग और बाकियों को देखकर उसके दांत कस गए। फिर वही स्वर्गसार कुल के लोग, साले तो हद से आगे निकल गए हैं। अब की बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको फाड़ डालूंगा। रुद्रसेन ने यशवंत की ओर देखा और फिर आर्यन की ओर देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, आर्यन गुस्से पर काबू रखो, कल हॉल स्पर्धा है, तुम्हारा पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए। गौरांग ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई हम ठीक हैं, तुमने देखा नहीं, हमने एक स्वर्गवीर को उड़ाकर फेंक दिया। तू होता तो कहता, क्या दृश्य था। यशवंत अब भी गंभीर था। उसने धीरे से कहा, लेकिन कल क्या होगा? आर्यन ने 3 स्पर्धाओं में भाग लिया है। केरिम और बाकी हॉल अध्यक्ष जानबूझकर टीम स्पर्धा, व्यक्तिगत और पिल रिफाइनिंग स्पर्धा को एक ही वक्त पर रखेंगे ताकि आर्यन फंस जाए। अब सबके चेहरे उतर गए। अभी तो सब जीत के जोश में थे, लेकिन अगली सुबह का मुकाबला असली चुनौती था। पिछली बार जब हॉल प्रतियोगिता हुई थी, तब हर स्पर्धा को अलग अलग समय पर कराया गया था, जिससे अगर कोई एक से ज़्यादा स्पर्धाओं में भाग ले तो भी कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस बार नियम ही बदल दिए गए थे। सभी 17 हॉल्स ने मिलकर नई योजना बना ली थी। ध्यान देने वाली बात यह थी कि बाकी सब प्रतियोगिताएं तो पहले जैसी थी, बस 3 को छोड़कर टीम रैंकिंग प्रतियोगिता, व्यक्तिगत रैंकिंग और पिल रिफाइनिंग, इन्हें एक ही समय पर रख दिया गया था। ये सीधे आर्यन को निशाना बनाने की चाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके रास्ते में कांटे बिछा दिए गए हों। इतना काफ़ी नहीं था कि अब गौरांग और उसके बाकी 6 साथी भी गंभीर रूप से घायल कर दिए गए थे। उन्हें ठीक होने में कम से कम 2-3 दिन तो लगेंगे। यानी अब पागल दरिंदे टीम में बस आर्यन, एस्फीरा और रीवा ही बचे थे। तो क्या अब वो टीम मुकाबले में भाग भी ले पाएंगे? जवाब था शायद नहीं। गौरांग जमीन पर पड़ा हुआ था, रायगर बमुश्किल खड़ा था, अव्यान और हिमेश तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। बस तिमरा, वेदिका और शहनाज थोड़ी ठीक लग रही थीं। मगर क्या 3 लोग पूरी टीम को खड़ा कर सकते हैं? अगर गौरांग, रायगर, अव्यान और हिमेश टीम में नहीं होंगे तो आर्यन की पूरी रणनीति बेकार होगी। गौरांग की रक्षक शक्ति, रायगर की हमला शक्ति, अव्यान की तलवार विद्या और हिमेश का फॉर्मेशन कौशल, ये चारों उसकी टीम के मूल स्तंभ थे। इनके बिना टीम ऐसी थी जैसे आर्यन का एक हाथ ही काट दिया गया हो। अगर टीम स्पर्धा में हार गया तो न 3 दिव्य अंक मिलेंगे, न 5000 अंक मिलेंगे और न ही वो अपना हॉल बना पाएगा। स्वर्गसार कुल की ये चाल बेहद शातिर और निर्मम थी, सीधा वार आर्यन की नाड़ी पर। आर्यन की आंखों में अब तूफान उठ रहा था। उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। तभी गौरांग किसी तरह दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ और बोला, भाई मैं ठीक हूं, मैं लड़ सकता हूं। लेकिन उसके कदम डगमगा गए। अगर दीवार ना होती तो वो गिर जाता। उसकी हालत देखकर साफ था कि वो अभी लड़ने लायक नहीं था। इस हालत में भला वह प्रतियोगिता में कैसे भाग ले सकता था? गौरांग की भूमिका आर्यन की टीम में बहुत अहम थी। वो उनकी सबसे मजबूत ढाल था। आर्यन पहले सोच रहा था कि टीम की कमान गौरांग को ही दे, लेकिन अब वो संभव नहीं लग रहा था। फिर आर्यन ने फैसला किया, प्रतियोगिता को खत्म होने में 3 दिन हैं। पहले 2 दिन तुम्हें लड़ने की ज़रूरत नहीं।
इन 2 दिनों में जितना हो सके खुद को संभालो। फिर उसने जेब से एक छोटी शीशी निकाली जिसमें कुछ पिल्स थीं। ये मैंने अभी हाल ही में बनाई हैं। कुल 10 पिल्स हैं, उसने कहा। सबको एक एक पिल मिलेगी। ये तुम्हारी अंदर की ताकत और चेतना को बढ़ाएंगी जिससे शरीर जल्दी ठीक होगा। उसने रुद्रसेन की तरफ देखा और कहा, एल्डा आप भी लीजिए, ये आपको भी फायदा करेगी। रुद्रसेन ने थोड़ा हैरानी से कहा, हमारे जैसे स्तर पर अब पिल का असर कहाँ होता है। आरंभिक स्तरों के योद्धाओं के लिए ही पिल मददगार होती थीं। उनके जैसे उच्च स्तरीय योद्धाओं के लिए ये बस समय की बर्बादी मानी जाती थी। आर्यन हल्के से मुस्कुराया, लेने के बाद खुद समझ जाएंगे। अब गौरांग और बाकियों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। इतना कहकर आर्यन तिम्रा, वेदिका और शहनाज के साथ आकाश की ओर उड़ गया। गौरांग नीचे खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ कर दिखाने की आग जल रही थी। आर्यन ने जाते जाते उसकी तरफ देखा और बोला, अगर 2 दिन में ठीक नहीं हुए तो सोच लेना तुम्हारी जगह कौन लेगा। गौरांग ने मुठ्ठियां भींचते हुए कहा, भाई 2 दिन बाद एक नया गौरांग सामने होगा। और फिर वो रुद्रसेन की तरफ मुड़ आया, जल्दी बताइए मैं जल्दी ठीक कैसे होऊं। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। उधर स्वर्गसार कुल के महल में एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, आप क्या कह रहे हैं। रुद्रसेन का घर एक जाल था। चौथे एल्डर, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं देखा। हलील का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसके सामने खड़ा था चौथे एल्डर रामफल। उसकी हालत बहुत बुरी थी, चेहरे पर खून के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे। अगर इतना ताकतवर योद्धा इस हालत में पहुंचा है तो सोचो सामने वाला कितना खतरनाक होगा। रामफल ने गुस्से से कहा, तू मेरी आंखों पर शक कर रहा है। हलील फौरन झुक गया, नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपकी आंखों पर शक कर सकूं। हलील ने नाक सिकुड़ते हुए ठंडी सांस ली। वो रामफल पर गुस्सा नहीं था पर उसका मन खिन्न था। कभी सोचा भी नहीं था कि दक्षिणी क्षेत्र जैसे पिछड़े इलाके से आया ये लड़का इतना शक्तिशाली योद्धा ढूंढ लाएगा, और हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन है। हमने इस नासमझ को बहुत हल्के में ले लिया था। रामफल ने खुद माना कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया, ना हमला करने वाला दिखा ना कितने लोग थे। बस अचानक मलबे से एक हथेली जैसी चीज आए और सीधे उस पर टूट पड़ी। उसने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उसके कुछ समझने या पलट कर वार करने से पहले ही वो हथेली उससे टकरा चुकी थी। उस झटके की गूंज अब भी उसके दिमाग में घूम रही थी। वो डर सच में बहुत गहरा था। हलील की भौहें तन गईं। उसने मन ही मन बुदबुदाया, अब और कोई मौका नहीं देना इस लड़के को। इस बार इसे जड़ से उखाड़ दूंगा, किसी भी हाल में। अब उसके दिल में कोई शक नहीं बचा था। वो आर्यन को खत्म करना चाहता था। फिर वो रामफल की ओर मुड़ा और बोला, चौथे एल्डर, आपने जो झेला उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अब आप आराम कीजिए, आगे की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं आर्यन से उसकी हर गलती का बदला लूंगा। ये कहते ही हलील वहां से तेजी से निकल गया। अब जब उसे पता चल गया था कि आर्यन के पास कोई बड़ा योद्धा है तो उसे भी अपनी तैयारी करनी थी। उसे एक ऐसी चीज बनानी थी जो ना बचाव कर सके बल्कि जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सके। उधर अमर महल में व्योम दर्पण के पास बुर्जुग सर्गेश्वर की आंखों में एक ठंडी सी मुस्कान थी। पागल दरिंदे टीम के 4 योद्धा बुरी तरह घायल हो चुके हैं। अब वो टीम सिर्फ नाम की रह गई है। आर्यन, अब तेरा क्या होगा। तू अब टीम प्रतियोगिता में जीत कैसे पाएगा, कौन सा रिकॉर्ड बनाएगा। वो हंसा, मगर उसकी हंसी में जहर था, नीचा दिखाने वाली, डराने वाली और जलन से भरी। सच कहें तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि आर्यन ताकतवर बने, और सबसे ज्यादा उसे डर इस बात से था कि अगर आर्यन ने अपनी खुद की सेना बना ली तो हालात उसके काबू से बाहर हो जाएंगे। उसने बगल में खड़े अपने शिष्य नावेद की ओर देखा और शांत आवाज में कहा, देखो नावेद, तुम्हें उसकी तरह सिर चढ़कर उड़ने वाला नहीं बनना है। नावेद ने फौरन सिर झुकाया, गुरुदेव मैं कभी वैसी गलती नहीं करूंगा। बुर्जुग सर्गेश्वर ने सिर हिलाया, अच्छा है, अब 1 साल और ट्रेनिंग करो, फिर तुम पर्वत से नीचे जा सकते हो। तुम पहले डीमन स्लेयर हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है अमृतद्वीप को राक्षसों से बचाना, समझे। नावेद ने गंभीरता से कहा, जी गुरुदेव। बुर्जुग सर्गेश्वर ने हल्के से मुस्कराते हुए कहा, जाओ अब ट्रेनिंग करो। नावेद वहां से चला गया, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। गुरुदेव ने मुझे व्योम दर्पण की वो बात क्यों दिखाए, क्या अब वो आर्यन की मदद नहीं करेंगे। अगर ऐसा है, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। आर्यन, अब देख मैं तुझे कैसे खत्म करता हूँ। वो सीधा अपने कमरे में गया और तुरंत स्वर्गसार कुल को एक गुप्त संदेश भेजा। अब जब टीम बिखर ही चुकी थी तो चिंता की कोई बात नहीं थी। अब बस एक एक करके उस टीम के हर सदस्य को खत्म करना था। आराम से बैठकर ड्रैगन क्षेत्र के रहस्य जान लेते तो अच्छा था, पर नहीं, तू तो प्रतियोगिता में कूद पड़ा, एक नया हॉल बनाना चाहता है। ये खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा नहीं है। बुर्जुग सर्गेश्वर ने एक और ठंडी हंसी हंसी। उसे किसी को उभरते देखना कभी गवारा नहीं था। ऐसा ही कुछ उसने आर्यन के पिता आलोक सिंह के साथ किया था। जब उसे पता चला कि आलोक सिंह ड्रैगन क्षेत्र के द्वार नहीं खोल सकता तो उसने एक पल की भी देर न की और सीधे उसे खत्म करवा दिया। उसकी दृष्टि में आर्यन ही पितृराज की आखिरी उम्मीद था, तो वो उसे आलोक सिंह की तरह काबू नहीं करना चाहता था।
पर वो ये भी नहीं चाहता कि आर्यन इतना ताकतवर बने कि लोग उसके पीछे चलने लगें, क्योंकि सर्गेश्वर को अच्छी तरह पता था सिंह वंश के लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए लोग अपनी जान तक देने को तैयार रहते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ही सप्तचर्क महाविद्यालय में एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे आकाश फट गया हो। यह कोई हमला नहीं था, ये तो स्वर्ग अर्पण यज्ञ का आरंभ था। पूरा सप्तचक्र महाविद्यालय इस यज्ञ में शामिल था। सभी हॉल्स के मुखिया, बड़े गुरु और कुछ खास शिष्य सब एक भव्य वेदी के सामने घुटनों के बल बैठे थे। उन सब का सिर झुका हुआ और मन आकाश की तरफ था। सब प्रार्थना कर रहे थे कि ऊपर से और ज्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा बरसे, अमृतद्वीप में शांति बनी रहे और हर युवा योद्धा अपनी हदें पार करे, अपने डर निकाले और पहले से ज्यादा शक्तिशाली बने। लेकिन आर्यन को ये सब बनावटी लगता था। उसे लगता था दूसरों से उम्मीद करना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और उपस्वर्ग से भीख मांगना ये तो और भी बेकार था। वो मन ही मन सोच रहा था, शक्तिशाली बनने की राह में कोई दान नहीं देता। यहाँ हर कदम स्वर्ग को चुनौती देने जैसा है और हर जवाब हमें खुद देना पड़ता है। कुछ ही देर में यज्ञ पूरा हो गया और तभी महाविद्यालय का सबसे बड़ा मैदान खुला। उसके 16 विशाल द्वार एक एक करके खोल दिए गए। इस बार केवल शिष्य ही नहीं बल्कि अमृतद्वीप के बड़े बड़े व्यापारी, ऊंचे कुलों के लोग और बाहरी क्षेत्रों से आए दर्शक भी वहां मौजूद थे। ये सब इस साल के महोत्सव का गवाह बनने आए थे। इन्होंने हजारों धरती मणियां खर्च की थी सिर्फ इस आयोजन को देखने के लिए। स्वर्गसार कुल भी उनमें शामिल था। मेघना ने भी 3000 धरती मणियां खर्च करके एक खास जगह हासिल की। वो एजकांत, आरू और अपने कुछ अन्य साथियों के साथ महाविद्यालय में दाखिल हुई। एजकांत के चेहरे पर हल्की हैरानी थी। ये कैसी भारी और दबाव वाली ऊर्जा है, यहाँ ना जाने कितने योद्धा हैं जिनकी मौजूदगी ही रोंगटे खड़े कर देती है। आरू ने अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए चहक कर कहा, पिताजी कितने सारे योद्धा हैं यहाँ। उसने पहले कभी नक्षत्र नगर नहीं देखा था और एक साथ इतने सारे लोग भी नहीं, पर उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थीं। उसने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, पर आर्यन भाई नहीं दिख रहे। जग्गा भी बुदबुदाया, मास्टर कहाँ है? अब तक तो आ जाना चाहिए था। मेघना ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले मैदान में वो हॉल उतरते हैं जो सबसे ऊंचे है। आर्यन तो अभी एक साधारण चक्रयोग हॉल का शिष्य है जिसका कोई रैंक नहीं, वो सबसे आखिर में आएगा। कालीचरण हंस पड़ा, मास्टर हमेशा देर से आते हैं और सीधा धमाका करते हैं। सारे लुटेरे ठहाके मारकर हंस पड़े, लेकिन उनके आसपास के कुछ लोग ये हंसी बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक आदमी ने चिढ़कर कहा, गंवार हो क्या, कुछ भी बोल देते हो। दूसरा बोला, पता नहीं किस नाली से निकल आए हैं, यहाँ के नियम भी नहीं जानते। सबसे ताकतवर पहले आता है और जो आखिरी में आता है वो तो बस कूड़ा ही होता है। तीसरे ने ताना मारा, तुम लोग यहाँ लड़ाई नहीं लड़ सकते, सीधा घर जाओ और दूध पियो। जग्गा की आंखों में आग भड़क उठी। उसका असली रूप, वो खून खराबा करने वाला पागल दरिंदा, एक पल में बाहर आ गया। उसने गुस्से में कहा, अगर मेरे मास्टर को दोबारा कूड़ा कहा तो तेरा सिर उड़ा दूंगा। उसने कोई मजाक नहीं किया था, वो सच में ऐसा कर देता। कालीचरण, मंगू और उस्त्रा तीनों ने उस आदमी की तरफ ऐसे देखा कि वो कांप गया। उसकी हालत पतली हो गई, वो चुपचाप पीछे हट गया। असल में वहां मौजूद बहुत से लोग एक ही मकसद से आए थे, नए ताकतवर योद्धाओं को ढूंढने। जो कुल या संघ किसी अच्छे योद्धा को अपने साथ बांध ले तो उनकी ताकत और रसूख बढ़ जाता। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो ग्रीफिन हॉल के शिष्य आ रहे हैं। एक खास द्वार खुला, ये ग्रीफिन द्वार था। ये बस ग्रीफिन हॉल के लिए था, यहाँ से निकलने का हक सिर्फ उन्हें ही था और ये उनके रुतबे की पहचान थी। सबसे आगे था केरिम, उसके पीछे तलवेश। बीते महीने में तलवेश की सारी चोटें ठीक हो चुकी थीं, बल्कि अब उसकी मौजूदगी पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रही थी। उनके पीछे थी 2 टीमें, एक नई और एक पुरानी। पुरानी थी धूमगिरी टीम जो सभी टीमों में शीर्ष पर थी। उनकी पहचान थी जुड़वां योद्धा, एक जैसी शक्लें, चाल और चलन। अगर ध्यान से ना देखो तो पहचान पाना भी मुश्किल था कि कौन कौन है। जैसे ही वो मैदान में आए, आरू की नज़र उन पर टिक गई और उसने धीरे से कहा, डेविल आभा, क्या अब सप्तचक्र महाविद्यालय डेविलों को भी जगह देने लगा है? उसकी शक्ति कुछ अलग ही थी। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले खुद को छुपाने की, चाहे वो मर भी चुका हो, आरू उस हल्की सी दिखाई ना देने वाली आभा को भी महसूस कर सकती थी। लेकिन उसके कहे किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चारों ओर बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, ग्रीफिन हॉल की जय जयकार। देख रहे हो, जो सामने हैं वो हैं धूमगिरी टीम के योद्धा, सबके सब स्वर्णवीर स्तर के हैं। सुना है इनकी टीम अंक 50,000 से ऊपर जा चुके हैं। हर एक के पास 20,000 से ऊपर है। इतिहास में ऐसी टीमें बहुत कम रही हैं। ग्रीफिन हॉल को ऐसे ही पहले नंबर पर नहीं रखा गया है। सब केरिम की वजह से है, वो इस हॉल का अध्यक्ष है और बहुत ताकतवर भी। यहाँ का हर शिष्य कमाल का है। सबसे घटिया ब्लडलाइन भी ऊंचे दर्जे की है और कई तो दिव्य ब्लडलाइन वाले भी हैं। ऐसे राक्षसों से कोई भला मुकाबला कर सकता है। अब आ रहे हैं टाइगर हॉल वाले, खूनी कंकाल टीम। इनकी तो चाल ही अलग है। लगता है इस बार ये शीर्ष 3 में ज़रूर आएंगे। फिर आए फीनिक्स हॉल और फिर सरपेंट हॉल।
ये चारों सबसे पुराने और ख़ास हॉल माने जाते थे, इसलिए इनके लिए अलग दरवाजे बनाए गए थे। फिर बारी आई बाकी हॉल्स की। एक एक कर 14 हॉल के शिष्य मैदान में आने लगे। पूरा माहौल किसी बड़े खेल के उद्घाटन जैसा लग रहा था। हर हॉल के आते ही भीड़ शोर मचाने लगती। कुछ तो ऐसे थे जिन्हें लोग नायक जैसा मानते थे। जल्द ही मैदान अलग अलग रंगों के कपड़े पहने शिष्यों से भर गया। सभी 17 हॉल 17 पंक्तियां बनाकर खड़े थे और फिर मंच से आवाज़ आए, अब बारी है अंतिम हॉल की। लेकिन इतना कहकर मंच संचालक चुप हो गया। पूरी भीड़ चौंक गई। हर बार तो सिर्फ 17 हॉल ही भाग लेते हैं, तो ये 18वां कौन है? न्यायालय हॉल नहीं हो सकता, उनके लोग तो कभी नहीं आते। तो फिर कौन? सबकी नज़रें मुख्य द्वार पर टिक गईं। फिर धीरे से उद्घोषणा हुई, ये हैं चक्रयोग हॉल के शिष्य। एक पल की खामोशी, फिर पूरी भीड़ ठहाके लगाने लगी। हा, चक्रयोग हॉल मतलब झाड़ू पोंछा करने वाले भी आए हैं मुकाबला करने। लगता है सफाई प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। हंसी रोक नहीं पा रहा मैं। ये लोग भी युद्ध महोत्सव में भाग ले रहे हैं। चारों ओर मजाक उड़ रहा था, लेकिन मंच पर बैठी आरू का चेहरा उतरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, पिताजी ये लोग मेरे बड़े भाई का मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेघना और बाकियों की आंखों में भी गुस्सा था। जग्गा और उसके तीनों साथी तो खड़े हो गए, कुछ तेज शब्द भी बोले, लेकिन उनकी आवाज़ भीड़ में दबकर रह गई। उधर द्वार के पास तिमरा गुस्से से तड़प रही थी, हमें इस दरवाजे से जाने क्यों नहीं दे रहे? द्वारपाल ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। बाकी सब हॉल तो इसी दरवाजे से जा रहे थे, लेकिन इन लोगों को रोक दिया गया। ऐसा क्यों? तिमरा को ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं हुई। वो कुछ करने ही वाली थी कि आर्यन ने उसका कंधा पकड़ लिया। आओ हम दूसरे दरवाजे से चलते हैं। द्वारपाल ने हंसते हुए कहा, अगर तुमने मुझे छुआ होता तो अभी के अभी तुम सबका प्रतियोगिता में हिस्सा लेना रद्द हो जाता। समझदार हो कि खुद को रोक लिया लड़के। एक द्वारपाल का इतना घमंड, वो भी आर्यन के सामने। आर्यन और उसके साथियों का खून खौल गया, पर आर्यन ने सब कुछ नज़रअंदाज करते हुए बस इतना कहा, चलो। तिमरा अभी भी गुस्से में थी, यंग मास्टर क्यों? ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना चाहिए। आर्यन हल्के से मुस्कुराया, अगर कोई कुत्ता काट ले तो क्या तुम भी उसे काटने जाओगी? फिर तुम भी वही बन जाओगी। ऐसे लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं। जब हम पहले नंबर पर आएंगे वही लोग तुम्हारे आगे कुत्ते की तरह दुम हिलाएंगे। उसकी नज़रों में उस द्वारपाल की कोई औकात नहीं थी। डियर लिसनर्स, मैंने कई जगह खूनी कंकाल टीम को गलती से ग्रीफिन हॉल की टीम लिख दिया है। असल में ये टीम टाइगर हॉल से थी, और इसलिए मैंने अक्सर ग्रीफिन हॉल और टाइगर हॉल का ज़्यादा जिक्र किया है। और भी कई जगह गलतियाँ हुई हैं। जल्दी लिखने या कभी नींद की खुमारी में अक्सर ऐसी गलतियाँ होती हैं। तो गलतियों को माफ़ करके कहानी के साथ बने रहे। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे? ये जानने के लिए सुनते स्पिरिट वर्ल्ड रहिए कि अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल रोज़ बस पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को अपलोड करने में मज़ा आता है। धन्यवाद।